शुरू करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। अभी तक हमने देखा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स के कई ऐसे डिसीजंस थे जिनसे इंडियंस बहुत गुस्से में थे, बिकॉज इंडियंस को उसमें इनजस्टिस फील होता था अपने साथ, यानी उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा था और उनकी एक्सप्लॉयटेशन बढ़ती जा रही थी, स्पेशली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडियंस को शायद लग रहा था कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, शायद कि जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगी तो उन्हें वापस नॉर्मल लाइफ लीड करने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडियंस को और ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि ब्रिटिशर्स के खर्चे इतने ज़्यादा थे कि वो खर्चों का बोझ वो इंडियंस पर ही लगातार या दूसरी कॉलोनीज़ पर डाल रहे थे जो उनकी गुलाम थी। अब इसके ख़िलाफ़ कई मूवमेंट्स हुए। बीच में हमने देखा जलियांवाला बाग का इंसिडेंट भी हुआ, जिसने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा लोगों में भर दिया। अब इसके बाद गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया उसे वापस भी ले लिया, क्योंकि कई जगह पर वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब रॉलेट सत्याग्रह जो था वो काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, लेकिन फिर भी वो कुछ शहरों और गाँव तक ही लिमिटेड था। गांधी जी को लगा कि अगर इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना है तो इसके लिए पूरे इंडिया में इस मूवमेंट को फैलाना पड़ेगा, स्प्रेड करना पड़ेगा इसका। लेकिन उन्हें पता था ये बात कि ऐसा कोई भी मूवमेंट बिना मुस्लिम्स और हिंदूज़, जो कि पॉपुलेशन का मेन बड़ा हिस्सा थे, उन दोनों को ऑर्गेनाइज़ किए बिना ऐसा कोई भी बड़ा, आप कह सकते हैं, मूवमेंट स्टार्ट नहीं किया जा सकता था। इसका एक ही तरीका था कि खिलाफत इशू क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड होने पर जो ऑटोमन टर्की एम्पायर था, टर्की में ऑटोमन एम्पायर था, वहाँ पर ये र्यूमर्स फैला दिए गए थे कि जो ऑटोमन एम्पायर का जो खलीफा है, यानी कि उसका जो किंग है, एम्परर है, जो स्पिरिचुअल हेड माना जाता है इस्लामिक वर्ल्ड का, जिसे खलीफा कहा जाता है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखना आप, कि जो ऑटोमन एम्पायर का जो एम्परर है, खलीफा, जिसे इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड भी माना जाता है, उसके साथ ब्रिटिशर्स ने एक र्यूमर फैला था ये कि उसके साथ ब्रिटिशर्स ने बहुत ही बुरा बिहेवियर किया है, बहुत हार्श पीस ट्रीटी उसके साथ इम्पोज की गई है, उसके ऊपर थोपी गई है। अब खलीफा की जो टेम्परल पावर्स थी, यानी कि खलीफा की पावर्स को बनाए रखने के लिए, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड में खलीफा का बहुत इम्पॉर्टेंट नेम है, एक खिलाफत कमेटी को बॉम्बे में बनाया गया मार्च 1919 में, और यंग मुस्लिम लीडर्स की एक नई जनरेशन, जैसे कि मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो ब्रदर्स थे, इन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर एक मास एक्शन लेने के ऊपर की पॉसिबिलिटी पर डिस्कशन शुरू किए। गांधी जी ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि जिसके थ्रू वो मुस्लिम्स को एक साथ एक ही नेशनल मूवमेंट में इस मौके पर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि इस समय हिंदूज़ जो थे और मुस्लिम्स जो थे वो अपने रिलीजन का फ़र्क भूलकर इस समय एक दूसरे के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ सकते थे, और अगर यूनाइटेड होकर लड़ेंगे तो आज़ादी पाना आसान हो जाएगा काफ़ी। नाउ अब कैलकाटा सेशन में कांग्रेस ने सितंबर 1920 में गांधी जी ने और बाकी सभी लीडर्स को कन्विंस कर लिया कि अब हमें एक मिलजुल कर खिलाफत के सपोर्ट में और स्वराज के सपोर्ट में, खिलाफत जो कि मुस्लिम्स का मूवमेंट था और स्वराज जो कि हिंदूज़ का मूवमेंट था, उसको मिला जुला कर एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाना चाहिए। नाउ अब अगला सवाल आता है, वाई नॉन कॉपरेशन। अब महात्मा गांधी ने अपनी जो एक फेमस बुक थी हिंद स्वराज, जो कि उन्होंने 1909 में लिखी थी, उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल जो था वो इंडिया में इंडियंस के ही कॉपरेशन से सेटअप हो पाया था, और इसीलिए सर्वाइव कर पाया था क्योंकि आज तक इंडियंस ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट कर रहे थे। अगर इंडियंस कॉपरेट करने से मना कर दें तो क्या होगा, इंडिया में जो ब्रिटिश रूल है वो जल्दी ही ढह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और एक साल के अंदर अंदर हमें आज़ादी अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स को कॉपरेशन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे इसका असर उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर आएगा,
क्योंकि इंडियंस के कॉपरेशन के बिना ब्रिटिशर्स यहाँ पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते थे। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम अगर कॉपरेट ही ना करें ब्रिटिशर्स के साथ तो धीरे धीरे उन्हें अपने आप ही लगने लग जाएगा कि यहाँ पर ज़्यादा लंबे टाइम तक रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो गांधी जी ने इस मामले में एक प्रपोज़ल दिया कि इसे अलग अलग स्टेजेस में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है इसे अलग अलग स्टेजेस में चलाया जाए। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड एंड अ बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। और जितने भी लोगों को अभी तक ब्रिटिशर्स की तरफ से कोई बड़े टाइटल्स मिले थे, जैसे कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर एक सर का टाइटल बहुत फेमस हुआ करता था, जिसके नाम से एग्जांपल अगर मैं देके आपको बताऊं तो सर गंगाराम, जिनके नाम से एक हॉस्पिटल भी है। तो सर का टाइटल ब्रिटिशर्स की जो क्वीन होती थी वो दिया करती थी उन देश के लोगों को जो उनके गुलाम रह चुके थे, उनमें जिन्होंने कभी कोई ऐसा काम किया हो जो कि जिसको अप्रिशिएट करने के लिए वो टाइटल दिया करते थे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइटल माना जाता था ये। एंड अ बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, इसके अलावा सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, हर तरह से ब्रिटिशर्स का बॉयकॉट कर दिया गया, यानी कि उनका बहिष्कार कर दिया गया कि ब्रिटिशर्स को कोई कॉपरेट नहीं करेगा। तो अगर गवर्नमेंट इसके लिए, इसके अगेंस्ट कोई रिप्रेशन की पॉलिसी, यानी कि एग्रेशन के थ्रू कोई पॉलिसी यूज़ करती है, लोगों को मारती पीटती है, तो इससे एक पूरा फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर दिया जाएगा। अब 1920 के समर आते आते महात्मा गांधी और शौकत अली ने पूरे देश में एक तरह से टूर किया एक बड़ा सा, और लोगों को इकट्ठा किया इस मूवमेंट के साथ। अब कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग थे जो कि इस प्रपोज़ल को लेकर थोड़ा सा परेशान थे। वो इस बारे में थोड़ा हिचकिचा रहे थे कि अगर काउंसिल इलेक्शंस जो हैं नवंबर 1920 में अगर उन्हें भी बॉयकॉट कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा कि शायद वायलेंस हो सकता है पूरे देश के अंदर। और सितंबर और दिसंबर में काफ़ी कांग्रेस के अंदर काफ़ी, आप कह सकते हैं, आपस में ही लोगों में ठीक तरीके से बात नहीं हो रही थी, क्लियर बात नहीं हो रही थी, लोग आपस में ही कंफ्यूज थे, थोड़ा झगड़ रहे थे एक तरह से इस बात को लेकर कि ये मूवमेंट किस तरह से आगे चलाया जाए। और काफ़ी देर तक तो ऐसा लगा कि जैसे शायद जो इस मूवमेंट के सपोर्ट में है और जो इसके ख़िलाफ़ है उनके बीच में आपस में कोई भी चीज़ फाइनल नहीं हो पाएगी। लेकिन दिसंबर 1920 में नागपुर में ये कांग्रेस सेशन था एक, वहाँ पर ये चीज़ फाइनल कर दी गई कि नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को अब अडॉप्ट कर लिया जाएगा, और एक कॉम्प्रोमाइज़ पे उसके सपोर्टर्स और जो उसके अगेंस्ट जो लोग बोल रहे थे, ओपोनेंट्स थे, उन सभी ने मिलकर एक चीज़ पे हाँ कर दी कि इस मूवमेंट को अब हम कैसे चलाएंगे। अब हुआ क्या, अलग अलग सोशल जो ग्रुप्स थे नॉन कॉपरेशन के को लेकर उनके मन में नॉन कॉपरेशन का क्या मतलब था, बिकॉज़ ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो ये लड़ाई थी पूरे देश में, उसमें सभी की सोच बिल्कुल सेम नहीं थी, यानी सबके लिए आज़ादी का मतलब काफ़ी अलग अलग था। तो वो अलग अलग मतलब जो था वो किसके लिए क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ये बोर्ड में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किसके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था। नाउ अब देखते हैं शहरों में जो रहने वाले लोग थे, जिनमें ख़ास तौर पे मिडिल क्लास आते थे, उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या था और इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट क्यों किया उन्होंने। कई हज़ारों स्टूडेंट जो थे उन्होंने गवर्नमेंट के चलाए हुए स्कूल्स, कॉलेजेस और वहाँ पर पढ़ाने वाले हेड मास्टर्स और टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया। बच्चों ने स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए जो ब्रिटिशर्स चलाते थे। लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया। नाउ अब जो काउंसिल इलेक्शन थी, दे वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास, यानी मद्रास के अलावा बाकी सभी प्रोविंसेस में इस काउंसिल इलेक्शंस को, जो काउंसिल के लिए होने वाले इलेक्शंस होते हैं उन्हें बॉयकॉट कर दिया गया था। वेयर द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स, फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल was one way of gaining some power, something that usually only Brahmins had access to। लेकिन ब्राह्मण्स ने इस काउंसिल को एक तरह से उस काउंसिल के बारे में उनका ये मानना था
कि इसके थ्रू, इन इलेक्शंस के थ्रू उनके पास थोड़ी पावर्स आ सकती हैं, तो इसको बॉयकॉट नहीं किया जाना चाहिए। नाउ लेकिन इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इकोनॉमिक फ्रंट पर अगर देखा जाए, यानी कि लोगों की जो कमाई थी उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी बुरा असर पड़ा। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, जो बाहर से आने वाला सामान था उन्हें बॉयकॉट कर दिया गया, यानी कि वापस एक तरह से लोगों ने ख़रीदने से मना कर दिया। लिकर शॉप्स, जो शराब की दुकानें थी, उन्हें एक तरह से तोड़फोड़ की गई उनमें, और जो विदेशी कपड़े थे उन्हें जलाया गया बड़े बड़े बॉन फायर्स की फॉर्म में। नाउ द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाफ्ड, और जो 1921 से 1922 एक साल के अंदर अंदर जो फॉरेन कपड़े, जो बाहर से मंगाए जाने वाले कपड़े थे, उनका इंपोर्ट आधा हो गया था, क्योंकि उनकी डिमांड बिल्कुल ही ख़त्म हो रही थी और लोग अब स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे थे। नाउ और जो इंपोर्ट था पहले 102 करोड़ से 57 करोड़ आ गया। ये सारे पॉइंट्स अच्छे से आपने याद करने हैं, तभी ये आपको पेपर में इन क्वेश्चंस के आप आंसर कर पाओगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बहुत जगह पर मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो थे उन्होंने फॉरेन गुड्स या फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस करने से साफ साफ इनकार कर दिया। जैसे जैसे ये मूवमेंट स्प्रेड होता जा रहा था, लोग इम्पोर्टेड क्लोथ्स को एक तरह से डिस्कार्ड कर रहे थे, यानी कि उसका बहिष्कार कर रहे थे, उसे मना कर रहे थे यूज़ करने से, और सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि हमें इंडियन गुड्स को ही पहनना चाहिए। इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम्स का जो प्रोडक्शन था इससे बढ़ने लगा। लेकिन ये जो मूवमेंट था जो शहरों में चल रहा था, ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। लेकिन ये कई ऐसे कारण थे जिसकी वजह से ये मूवमेंट थोड़ा धीमा हो गया था। अब क्योंकि इसका मेन कारण ये भी एक क्वेश्चन बनता है आपका कि खादी से बनने वाला जो कपड़ा है वो काफ़ी महंगा पड़ता था, और उसके मुकाबले जो मिल क्लोथ्स थी वो काफ़ी सस्ते में सामान प्रोड्यूस करती थी, जो ब्रिटिशर्स चलाया करते थे। तो इसीलिए गरीब लोगों के लिए खादी को बाय कर पाना, परचेज़ कर पाना अफोर्डेबल नहीं था। तो इस तरह से ये सोचा जा रहा था कि कब तक इस तरह की क्लोथ मिल्स जो हैं, मिल क्लोथ्स हैं, जो मिल से आने वाला कपड़ा है, उसे कब तक आप बॉयकॉट कर सकते हो, क्योंकि उसके बिना आप कब तक अपना काम चलाएंगे खादी से, क्योंकि खादी काफ़ी महंगा था। इसी तरीके से ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट किया जा रहा था, तो उससे भी कुछ नई प्रॉब्लम्स आ रही थी। वो प्रॉब्लम्स अभी हम देखते हैं क्या क्या थी। अब इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए ऑल्टरनेटिव इंडियन सॉल्यूशंस इंस्टीट्यूशंस जैसा कि आज हम देखते हैं कि आज हम चाइना के बारे में बात करते हैं कि हमने चाइना को बॉयकॉट करना है, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है कि हम अपने लिए खुद सामान बना सकें। लेकिन इसके लिए हमें बेस चाहिए इंडस्ट्रीज़ का। अब नई नई इंडस्ट्रीज़ को लगाना कोई आसान काम नहीं था उस समय ख़ास करके। तो स्टूडेंट्स और टीचर्स जो थे वो वापस स्कूल्स में जाना शुरू हो गए, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। खुद का अपने पास कोई ऐसा खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जहाँ पर वो जाकर ये सारी चीज़ें कर सकते। तो इसलिए टीचर्स और स्टूडेंट्स ने, लॉयर्स ने वापस गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस थे उनमें जाना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि कंट्री साइड, यानी कि थोड़ा सा आप गांव वाली साइड पे जब जाते हैं तो वहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान एक रिबेलियन हो गया, यानी कि लोगों ने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ काफ़ी कुछ आवाज़ें उठाईं। अब इसमें पीजेंट्स और जो ट्राइबल्स थे, यानी कि जो आदिवासी होते हैं, जो कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में वॉर के बाद वहाँ पर लोगों में काफ़ी गुस्सा भर रहा था, क्योंकि लोग काफ़ी बुरी हालत में थे। अवध में जो पीजेंट्स थे उन्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम है यहाँ पर, बाबा रामचंद्रा। क्या नाम है? बाबा रामचंद्रा, जो कि एक सन्यासी थे, जो कि पहले फीजी गए थे, एक कंट्री का नाम है, और वहाँ पर इंडेंट्योर्ड लेबर की तरह उन्होंने काम किया था। इंडेंट्योर्ड लेबर क्या होता है? जिसे आप कह सकते हैं जिसे पैसे नहीं मिलते अपने काम के बदले में, उसे सिंपली थोड़े वक्त का जैसे खाना मिल जाता है, इसे हम बेगार भी बोलते हैं। कि उन्हें पेमेंट्स के बिना या तो उनके कोई लोन चुकाने के लिए या तो थोड़ा सा खाना खाने के लिए उन्हें बिना पैसों के काम करना पड़ता था। तो उन्होंने, बाबा रामचंद्रा ने, जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट नेम है यहाँ पर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मूवमेंट था उसे ताल्लुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट मूवमेंट शुरू किया, जो कि पीजेंट से काफ़ी ज़्यादा
हाई रेंट वसूल किया करते थे और दूसरे टैक्स उन पर लगाया करते थे। अब क्योंकि ये बेगार का जो सिस्टम था ये काफ़ी ज़्यादा इनह्यूमन था, क्योंकि इसमें किसानों को या मज़दूरों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और उसके बदले में उन्हें पैसे भी नहीं मिलते थे। तो जैसे जैसे यहाँ पर ज़मीनों के जो मालिक एक्सप्लॉइट करते थे लोगों को, तो उसके अगेंस्ट एक पूरा पूरा अब मूवमेंट स्टार्ट किया गया, जिसमें उन्होंने डिमांड रखी, किसानों ने डिमांड रखी थ्रू बाबा रामचंद्रा कि उनका जो लगान है वो कम किया जाए, बेगार का जो सिस्टम है उसे हटाया जाए और ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स यानी कि जो किसानों को एक्सप्लॉइट करते हैं उन्हें ख़त्म किया जाए, उनके पास से उनकी ज़मींदारी छीन ली जाए। अब कई जगह पर नाई धोबी बंस ऑर्गेनाइज किए गए पंचायत के थ्रू, ताकि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ज़मीनों के जो मालिक हैं, उनके अगेंस्ट बार्बर्स एंड वॉशरमैन, बार्बर्स होते हैं नाई, वॉशरमैन होते हैं धोबी जो कपड़े धोते हैं, तो उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करने से मना किया गया। और जून 1920 को जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने अवध के कई गाँवों में ट्रैवल किया और वहाँ पर गांव वालों से काफ़ी बातें की और ये समझने की कोशिश की कि उन्हें क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब अक्टूबर आते आते जो औध किसान सभा को बनाया गया, जिसके हेड जवाहरलाल नेहरू थे और बाबा रामचंद्रा और कुछ और लोग भी उसके हेड्स में शामिल थे। एक महीने के अंदर अंदर 300 से ऊपर ब्रांचेज जो थी उन्हें सेट कर दिया गया, जहाँ पर विलेजेस में उस एरिया के आसपास जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स थी लोगों के साथ। तो इसलिए जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसी साल कांग्रेस के जो मेन कोशिश ये थी कि जो अवध के किसान हैं उन्हें वाइडर स्ट्रगल में, यानी कि जो बड़ा स्ट्रगल है देश की आज़ादी के लिए, उसमें जोड़ दिया जाए। जो पीजेंट मूवमेंट था, जो पीजेंट यानी किसानों का जो मूवमेंट था, वो कांग्रेस लीडरशिप की मर्ज़ी के हिसाब से आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि जैसे जैसे ये मूवमेंट बढ़ रहा था 1921 में तालुकदार और मर्चेंट्स जो थे उनके घरों पर लोग अटैक करने लगे थे और लोकल लीडर्स ने इसी बात को गांधी जी को जाकर बताया, कहा कि अब हम आगे कोई टैक्स पे नहीं करेंगे और इन ज़मीनों को गरीबों में बांटा जाएगा। अब महात्मा गांधी का नाम लेकर ये सारे की सारे एक्शंस और एस्पिरेशंस, यानी कि जो वो चाहते थे करना, उन सब चीज़ों को किया जा रहा था। ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। अब ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो पीजेंट्स थे उन्होंने महात्मा गांधी के आज़ादी का जो मूवमेंट था उसको बिल्कुल अलग तरीके से अपने एंगल से डिफ़ाइन किया। उनके हिसाब से कि इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टेंस, जैसे कि एग्जांपल यहाँ बताया गया है गुडेम हिल्स जो कि आंध्र प्रदेश में है, एक मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट किया गया अर्ली 1920s में। अब ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें एग्रेशन था, लड़ाई थी, जो कि कांग्रेस की पॉलिसी का पार्ट नहीं था। कांग्रेस एक नॉन वायलेंट वे से आगे ये सब चलाना चाहते थे। हेयर एज इन द अदर फॉरेस्ट रीजन्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैज़ क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरियाज preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits। तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सारे लोगों को रोक दिया था जंगलों में एंटर करने से और अपने जानवरों को चराने से, और किसी भी तरह की कोई लकड़ी या फ्रूट्स इकट्ठे करने से मना कर दिया था। इससे क्या हुआ, उस जगह पर पहाड़ी पर रहने वाले जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए, गुडेम हिल्स में रहने वाले लोग, क्योंकि इससे उनकी लाइवलीहुड ही नहीं छिन गई, बट उन्हें लगा कि ये जो उनका ट्रेडिशनल राइट्स हैं, जो हज़ारों सालों से वो इन जंगलों में चराई करवाते रहे अपने जानवरों को और लकड़ी काटते रहे हैं, उनसे ये राइट छीन लिया था गवर्नमेंट ने। अब जब गवर्नमेंट ने लोगों को सड़कें बनाने के लिए बेगार करवाना शुरू कर दिया, यानी कि लोगों को बिना पैसे दिए काम कराना शुरू किया, तो जो हिल्स के लोग थे, जो जैसा मैंने कहा गुडेम हिल्स में रहने वाले लोगों ने एक रिवॉल्ट कर दिया, और जो भी इंसान द पर्सन हु केम टू लीड देम, उन्हें लीड करने के लिए आया, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान था। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाम है अलूरी सीताराम राजू, जो कि ये मानता था, जिनका ये मानना था कि उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। वो सही एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस यानी कि भविष्यवाणियाँ कर सकते थे।
और लोगों को हील भी कर सकते थे। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स, और ऐसा मानते थे कि उन्हें अगर गोली भी लगेगी बंदूक की तो उसका भी कोई असर नहीं होगा। तो जो उनकी काफ़ी ज़्यादा लोगों पे इन्फ्लुएंस था उनका, तो लोगों ने उन्हें एक भगवान का अवतार माना, और वो महात्मा गांधी की महानता के बारे में बात करते थे। और वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से काफ़ी इंस्पायर्ड भी थे, और उन्होंने लोगों को खादी पहनने के लिए भी काफ़ी इंस्पायर किया और कहा कि उन्हें ड्रिंकिंग जैसी हैबिट्स को छोड़ देना चाहिए। लेकिन इसी वक्त उन्होंने ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज़ ऑफ फोर्स। लेकिन वो ये भी मानते थे, जो पॉलिसी गांधी जी की थी उसके अगेंस्ट पॉलिसी मानते थे। वो ये कहते थे कि इंडिया जो है उसे नॉन वायलेंस के थ्रू आज़ाद नहीं कराया जा सकता, उसके लिए एक वायलेंट एक फाइट जो लड़ाई जो उसे लड़ने जाना ज़रूरी है। अब गुडेम के जो रिबेल्स थे उन्होंने पुलिस स्टेशंस पे अटैक किया और ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा भी, और गुरिल्ला वॉरफेयर में भी हिस्सा लिया। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है? अचानक गुरिल्लास की तरह अटैक कर देना, ये एक तरीका होता है लड़ाई लड़ने का। फाइनली राजू को जो काफ़ी फेमस हो गए थे, अलूरी सीताराम राजू, उन्हें पकड़ लिया गया और 1924 में उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। और इस तरह से वो उस जगह पर एक फोक हीरो यानी कि एक लोगों के फेवरेट हीरो की तरह उभर कर सामने आए। थैंक यू। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।